मैं चलता रहा और कारवां बनता गया। कामयाबी तो सबने देखी पर मेरे पाँव के छाले किसी ने ना देखे। तो अगर मैं इस कथनी के साथ शुरू करूंगा तो ये कथनी गलत नहीं होगी। मोहन सिंह सर के लिए सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अब आप आए। अब तो मुझे पद्मश्री मोहन सिंह जी कहना पड़ेगा। नहीं, आप मुन सिंह कह सकते हैं, सिर्फ मुन सिंह कह सकते हैं। मोहन सिंह जी, काफ़ी सारी जगहों पे मैं आपसे भी मिला जहाँ किताबें रिलीज़ हुई, कुछ भी होता, आप हमेशा लिटरेचर के बारे में खुल के बोलते हैं और मैं बड़ी बार आपके साथ ये भी कहता कि आप बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। आज मुझे अपनी जगह पे लगता है और दर्शकों को लगता है कि इस बेबाकी की वजह से पद्मश्री मिला। आपको क्या लगता है कि पद्मश्री से जब सम्मानित हुए आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। और कौन है जिसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे इतना बड़ा सम्मान मिले और उसे अच्छा ना लगे। मुझे अच्छा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। बड़ा गर्व फील कर रहा हूँ अपने आप पे कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला भारत सरकार का। मैं जब देख रहा था, आप और भी चैनल्स के साथ इंटरव्यू के दौरान बोल रहे थे कि पहले मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है। हाँ, वो ऐसा होता है क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसा होता है, बहुत से अवार्ड्स या ऐसी सम्मान हैं जिनके बारे में बहुत पहले कई लोगों को पता होता है या बता दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा अवार्ड है जिसे बिल्कुल गुप्त रखा जाता है और जब अनाउंस करना हो उससे पहले ही कुछ बात होती है। ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे फ़ोन आया जब, तो मुझे भी ऐसा लगा कि फ़ोन आया तो फ़ोन तो आते रहते हैं, बहुत से फ़ोन आते हैं और फ़ोन करने वाले का जब जो स्टाइल है वो कॉल सेंटर जैसे होता है ना कि मेरी बात फ़लाँ आदमी से हो रही है। तो मुझे लगा पता नहीं, ठीक है। हालाँकि मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उससे मैंने पूरा प्रॉपरली उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारा डिपार्टमेंट, हमारी सरकार पद्मश्री सम्मान से नवाजे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे। अरे भाई, पद्मश्री सम्मान अगर आप मुझे देना चाहते हैं, अगर देंगे तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा भाई, क्यों नहीं करूंगा। ये बात मैंने कही। तो फिर उसने ये कहा कि आप पूरा नाम क्या लिखते हैं। मोहन सिंह सलाथिया लिखते हैं, मोहन सिंह लिखते हैं, स्पेलिंग क्या है, वो इस तरह की बात हो गई। तो ये बात, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे जितना जो चलन है, जिस तरह की बातें होती हैं, फ़ोन कॉल आ जाते हैं, आपको इतना इनाम मिल रहा है जी, आपको ये हो रहा है, ये डिटेल भेजिए, वो थोड़ा सा आदमी को कंफ्यूज करते हैं ना। तो मैंने भी सोचा यार ठीक है, किया होगा, देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जब बहुत सरकार में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जब उनका फ़ोन आया तो फिर तो कोई सोचने की बात नहीं थी। हालांकि ये बहुत लेट अनाउंस हुआ है। मुझे लगता है कि 9 के बाद ही अनाउंस हुआ है, शाम के, रात के 9 के बाद अनाउंस हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ जो हूँ, टीवी भी हमारा जो है वो हमारी धर्मपत्नी जी हैं, वो सत्संग देखती रहती हैं, कथा सुनती रहती हैं, तो हमें मौका नहीं मिलता उसका न्यूज़ सुनने का। तो हमने न्यूज़ नहीं सुनी। अल्टीमेटली जब डीसी मैडम का और उसके बाद जितेंद्र जी का फ़ोन आया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं पीएम हाउस में, तो उनका जब फ़ोन आया तो फिर कोई गुंजाइश नहीं थी ना दूसरी तरह से सोचने की। तो हमने उनका भी आभार प्रकट किया और अब भी पूरी भारत सरकार का उन सभी लोगों का आभार प्रकट कर रहे हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल थे, जिन्होंने मेरे नाम पर मोहर लगाई, जो सोचा कि हाँ जी, इससे पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए, तो मुझे उनका आभारी होना चाहिए। और गणतंत्र दिवस के मौके बिल्कुल पे बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है, देश का बहुत बड़ा सम्मान है। और मुझे मिला, देश ने मुझे सम्मानित किया, देश मुझे सम्मानित कर रहा है, तो मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और अपने चाहने वालों का आभार प्रकट करता हूँ, जो भी जब से उन्होंने ये सुना है, लगातार फ़ोन कॉल आ रही हैं, लगातार कुछ लोग यहाँ चल के आ रहे हैं, जैसे आप भी आए यहाँ चल के। पहले कभी आपका यहाँ आना हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसने वो बख्शा ना मुझे कि आप भी यहाँ आएँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं तो आपसे अभिनव थिएटर में ही मिल लेता था, मैं बोलता वहीं आएंगे तो मिलूंगा ये। और वाकई में पद्मश्री ने मुझे यहाँ आने पे, और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, बताना चाहता हूँ जनता को, चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और
गुड़ा सलातिया से मुझे बड़ी बार फ़ोन आते थे, किसके लिए, नुक्कड़ नाटक के लिए। मेरा एक बार आना हुआ नुक्कड़ नाटक, तब आप नहीं थे यहाँ पे, सांबा से कोई था, उसने किया, उसने बोला मोहन सिंह जी क्या लिखा हुआ नुक्कड़ नाटक। तो जो गुड़ा सलाथिया था और जो गुड़ा सलाथिया का वो जो पौंड है वो नुक्कड़ नाटक के लिए बड़ा मशहूर था। और मुझे जहाँ तक मैंने जो सुना शुरू में, आप भी नुक्कड़ नाटक के लिए ही मशहूर थे, आप ही ने उसके क्लब की फॉर्मेशन की थी। जी जी जी। नुक्कड़ नाटक हमारे डुगर मंच जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसी की मार्फत हमने शुरू किया था 86 में। 86 में शुरू किया और लगातार किया, गांव-गांव में जाके किया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो लोग इस बात को भी समझते हैं कि नुक्कड़ नाटक की जम्मू कश्मीर में, सिर्फ जम्मू में नहीं, कश्मीर में भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं हो रहा वहाँ, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में नुक्कड़ नाटक की स्थापना, नुक्कड़ नाटक की शुरुआत और उसकी स्थापना डुगर मंच ने की। और उसका कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें और योगदान गुड़ा रहा। सलाथिया भी करता है, हर नहीं, नहीं, हफ्ता बिल्कुल कुछ ना सब। कुछ हाँ, यहाँ हाँ, पे जी जी होता जी, है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपसे मिला मियाँ डीडो के रिलीज पे, जी जी जब मियाँ डीडो जी जी। आपकी किताब आई तो मैं बड़ी बार आपसे पूछा था कि मैंने आपसे खुद जो यहाँ हम्म। के डोगरे भी बताते थे, कुछ मार्शल बोलते थे, कुछ उनको विजिलेंटी भी बोलते थे, अगर मैं बोल, आपने वो विजिलेंटी टर्म खत्म करके उसको एक नई दिशा दी। आपको लगा कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाए, और आप, मुझे याद है आपने मुझे वहाँ पे डांटा भी था, आपने बोला था ये डोगरों का, हमें बाहर का सुपर हीरो नहीं देखना है, अगर कोई सुपर हीरो है तो वो मेरी नज़र में मियाँ डीडो है। बिल्कुल है, और अब भी है मेरी नज़र में। क्या ये सारे के सारे डोगरों की नज़र में होना चाहिए कि मियाँ डीडो एक हमारा ऐसा हीरो है, ऐसा हीरो हुआ है जिसने हमें सम्मान से जीने का सबक सिखाया है। उसने सर ऊंचा करके हमें रहने का, जीने का एक ढंग सिखाया है। वो आदमी जिसके पास कोई फोर्स नहीं थी, वो सरकारी आदमी नहीं था, उसके वो जागीरदार भी नहीं था कि उसके पास बहुत पैसा है, वो एक आम आदमी था। उसके साथी थे 10, 20, 50, 100 होंगे। 100 एक साथियों को लेके उसने एक बड़ी बड़ी बादशाही को, बड़ी शहनशाही को टक्कर दी है। लाहौर दरबार उस वक्त बहुत पावरफुल दरबार था, जिसके पास सैकड़े नहीं हज़ारों की तादाद में फ़ौज थी, और हज़ारों की तादाद में फ़ौज इसे पकड़ने के लिए, इसे मारने के लिए एक बार नहीं कई बार आई, लेकिन नाकामयाब रही, नाकाम होकर उनको लौटना पड़ा। लाहौर दरबार का फरमान था कि कोई भी हमारी मेरी उस जो शहनशाही है उस पेरेफेरी में कोई भी वाइट बाज जो है, सफ़ेद बाज नहीं रख सकता। अगर किसी को मिले तो वो फ़ौरन शाही दरबार में आके पेश करे। इसने सुना ऐलान तो 2 रखे, जोड़ा रख लिया, सफ़ेद मैं हूँ। बागी गिने जाते थे ना कि इसने शाही फरमान की नाफरमानी की है, वो सरकार का बागी है, उसे बागी करार दिया ना, मैं बागी हूँ। इसने रखे, 2 रखे, और उस जब पता चला तो इसे पकड़ने आए 25-30 आदमी थे, सबको मार गिराया, मार दिया, पर लेकिन झुका नहीं। वो आदमी जिसने हमें ये सिखाया, जिसका नारा था एक, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं कि हम इस वक्त और भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि जियो और जीने दो का नारा जो है वही एक सही है। ये आदमी है जिसने जियो और जीने दो का नारा दिया है। इसने कहा तू अपना माजेदा मुल्क संभाल, मेरी कंडिया दा खेड़ा छोड़ी दे। क्या तेरे पास, मतलब तेरी पैराफेरी में, तेरी टेराटेरी में हम नहीं आएंगे, लेकिन आप यहाँ आना छोड़ दो, ये हमारा है भाई, डुग्गर हमारा है, डुग्गर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यहाँ मत आओ। और डिफीट दी, एक बार नहीं कई बार दी। थोड़े से आदमी थे, कितने आदमी थे। तो इसलिए हमारा सुपर हीरो वो सुपर से सुपर हीरो है, और कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। मुझे आज भी याद है तकरी पे आप बात कर रहे थे, तकरी और गुरमुखी का चल रहा था, ताकरी और गुरमुखी पे बात चलती, आप थे, खालिद जी थे, सोहेल काजमी सर थे। वहाँ आपने एक बड़ी बात कही थी कि जो डोगरी है, डोगरी को ख़त्म बाहर वालों ने नहीं किया, डोगरी को ख़त्म डोगरों ने किया, और हम सारे सक पका गए थे कि इतने खुले मंच पे इस तरह बोलना।
वो क्या वाकया था कि जो टाकरी खत्म हो रही है, आपको क्यों ऐसा लगा? अब गुरमुखी भी जम्मू से चली गई है एक किस्म से। नहीं, गुरमुखी तो खैर दूसरी बात है, क्योंकि वो पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। और वो ग्रंथ साहब पूरा गुरमुखी है, गुरमुखी में लिखा गया है, वो पंजाबी में नहीं गुरमुखी में है। तो मेरा ये कहना है कि जो टाकरी है, टाकरी हमारे यहाँ पूरे पुराने जो शिलाएं देखेंगे आप मंदिरों की या और कहीं, वो टाकरी में है सारी की सारी। इवन महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे जब सरकारी भाषा डोगरी थी तो टाकरी में काम होता था, ज़्यादातर काम टाकरी में था। पुराने डॉक्यूमेंट्स जो टाकरी में हैं, सिर्फ यही नहीं, जितना भी हमारा अकाउंट्स का काम है, उस वक्त ये पूरे बड़े बिग हाउसेज नहीं थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, लेकिन हमारे जो शाह लोग हैं, वो सारा का सारा बेई खाते उनको जो बोलते, वो सारा टाकरी और लंडे में लिखते थे हमारा अकाउंट्स जो था। तो जब फिर महाराजा रणबीर सिंह के टाइम इसे रिवाइव भी किया गया, नए डोगरी अक्षर का नाम देके, जो भी इनकी मात्राएं इधर उधर छूट रही थी, जब गिर गई थी, उन्हें रिवाइव किया गया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे छोड़कर देवनागरी अपना ली गई। अगर वो रहती तो हम जुड़े रहते, हम पूरा का पूरा डुग्गर जुड़ा रहता। जुड़ा इसलिए भी रहता कि डुग्गर में सिर्फ डोगरी बोलने वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और जो कॉमन एक टाकरी लिपि जो है, वो हमारे लिए सबके लिए कॉमन होती। कोई उसे ये ना कहता है कि देवनागरी है ये हिंदुओं की है, ये वो है पर्शियन है तो ये मुसलमानों की है, ये गुरमुखी है तो जो सिखों की है। टाकरी हमारी सबकी साझी वो लिपि थी, इसलिए उसका रहना बहुत ज़रूरी था। वो होती तो हम सबके सब जुड़े रहते, जो अब बिखराव आ चुका है। बहुत से आप देखते हैं कि डोगरी लिखने वाले लोगों में मुसलमानों की कमी आपको अखरती नहीं, अखरती है ना, लेकिन मुसलमान जहाँ बहुत से ऐसे हैं जो डोगरी जिनकी मातृभाषा है वो बोलते हैं। मैं अभी गोमेद में गया था अभिनव थिएटर में, और गोमेद में बोला गया कि गोमेद में कि पर्शियन जो थी, पर्शियन से लैंग्वेज से हेल्प होती थी टाकरी लिखने में, पर्शियन लैंग्वेज से कश्मीरी भी जो उर्दू के अल्फाज लिखने में हेल्प होती थी। एक जगह एक ऐसा भी दौर आया 90 से 2000 में, जब यहाँ के लीडर्स ने बोल दिया कि उर्दू लैंग्वेज पढ़ी है, डोगरी की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ लोग थे, अब नाम वो गुजर गए हैं, लोगों ने उनको भी हीरो बना दिया, लेकिन वो गुजर भी गए हैं इसी हीरो के टैग के साथ। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, उस समय से एक जंग लड़ी जा रही थी, आप हो गए, पद्मा सचदेवा हो गए, आपके साथ नसीब सिंह जी हो गए, इतने सारे लोग आप इकट्ठे एक मंच के साथ बना के, अडवाणी जी को भी 99 में 2003 इस दौरान मिले, और उसी के चलते हुए 8वें शेड्यूल में डोगरी आई। अभी भी लिखा नहीं जाता, तो दुख तो होता। नहीं, लिखा तो जा रहा है, लेकिन टाकरी छूट गई है। टाकरी की बात जब करें, टाकरी लिपि है, लिपि और भाषा में जो फर्क है वो फर्क तो रहेगा ना। डोगरी भाषा में लिखा जा रहा है, लगातार लिखा जा रहा है, और बहुत बढ़िया लिखा जा रहा है, लेकिन देवनागरी, वो देवनागरी में लिखा जा रहा है। और हम अब इस मोड़ पे आके ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि बहुत, क्योंकि 40 से लेके अब तक कितना लिटरेचर लिखा जा चुका है, वो सारा का सारा देवनागरी में है। अब अगर इसे ट्रांसक्रिप्ट करना पड़े, पहली बात तो ये है कि टाकरी जब तक लोगों में नहीं पहुंचती, लोग उसे पढ़ना नहीं जानते, तो हम इसे ट्रांसक्रिप्ट करके किसे पढ़ाएंगे? पड़ी रहेगी हमारी अलमारी में ही। इसलिए ये बात, ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है ना। उस समय की भूल जो है, अब सुधारने भी हो तो बहुत समय लगेगा इसे सुधारने में, ठीक करने में। और दूसरी बात, हम दूसरी तरह से भी सोचते हैं। मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, आपको मालूम है, मराठी और गुजराती भी। हाँ, अब देखना ये है कि हमने उनकी तर्ज पे ही ये काम कर लेते कि उन्होंने क्या किया कि चौथा व्यंजन जो है, या कुछ उसमें संशोधन किया, देवनागरी में भी उन्होंने संशोधन कर लिया। हम मराठी जब पढ़ते हैं तो साफ पता चलता है कि ये मराठी है, देवनागरी में चाहे लिखी गई है, लेकिन मराठी का पता चलता है, क्योंकि उन्होंने उसमें संशोधन कर लिया है। हम देवनागरी में वैसा संशोधन नहीं कर पाए अब तक। संशोधन करके उसे एक अलग से नाम दे दिया होता कि हाँ जी देवनागरी है, लेकिन हमने संशोधन करके इसे डोगरीकरण कर लिया है। इसका उसकी ज़रूरत है, वो साइंटिफिक मामले हैं, भाषा विज्ञान के मामले हैं। इसलिए बहुत से लोगों को अपना अहम छोड़ के एक साथ बैठने की ज़रूरत है। ये अहम की मैं बात पे करूँगा, क्योंकि
मैं बड़ी बार देखता हूँ लिटरेचर की, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, पोस्ट चाणक जी लास्ट थे जो कि चेयर पे बैठे थे ऐसे जहाँ से कुछ किया जा सकता था लिटरेचर के लिए। उसके बाद पीएससी की सीट पे कोई भी जम्मू कश्मीर का ऐसा इंसान नहीं बैठा जो ग्रामर के लिए कोई लॉ बना पाए, या आपकी लॉबी से, इंटेलेक्चुअल्स की लॉबी की बात करूँ, चाहे वो डोगरा हो, उर्दू हो, पर्शियन में कोई भी काम करने वाला, चाहे वो उम्मीद हो, डुग्गर नाटक हो, किसी को मौका नहीं लगा। आपको लगता है कि अब जो अवार्ड मिला है उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी भी, और आपके जितना भी साथ जुड़े हुए लोगों को, कि कुछ काम किया जाए इसके लिए? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ती है। और सवाल ये भी नहीं है कि अवार्ड मिलने के बाद, अवार्ड मिलने के बाद तो जिम्मेदारी बढ़ ही जाती है। उससे पहले भी हमारे जितने भी लोग हैं वो इससे परे नहीं हैं, इसकी अनदेखी नहीं कर रहे। लेकिन होता ये है कि कई बार आपकी लिमिटेशंस सामने आ जाती हैं। हम सरकार में नहीं हैं, हम डिपार्टमेंट में नहीं हैं, हम बाहर हैं। हम बाहर से उनका दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं, खटखटा सकते हैं कुंडी पे, ये मत करो, हम भी हैं, हमारी बात सुन लो, ये ऐसा 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 मत करो। लेकिन करना तो उनको है, जो अंदर हैं, जिनके पास सारा सेटअप है, जिनके पास उस तरह की सरकारी तौर पे जिम्मेदारी दी गई है, करना तो उनको है ना। हमारी वो सलाह मांगे, हम उन्हें सलाह देंगे। हमारी सलाह वो ना भी मांगे, हम बिना मांगे भी उन्हें सलाह देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जो लिमिटेशंस हैं, हम बाहर हैं, बाहर खड़े हैं, तो बाहर खड़े होकर जितनी बात हम कर सकते हैं वो करेंगे। मैं इसी पे बात करूंगा। हाल ही में हम गुंजन प्लेस की किताब लॉन्च पे मिले थे, और आपको जो पुराने मिल रहे थे वो उसी टाइम बोल रहे थे कि हमसे कि याद है ਤੁਹਾਨੂੰ असा डंडे खाते थे, मैं परेशान, असा काले झंडे बंदे थे, असा एक किते दा शमशेर जी और आए, उन्होंने बोला डंडे भी खाए, ये काली पट्टियां भी लगाई, सब कुछ किया, मतलब नीचे भी बैठे। इंटेलेक्चुअल्स का ज़मीन पे बैठना, सेक्रेटरीट के बाहर बैठना भी अपने में बहुत बड़ी बात होती। कहते हम सड़कों पर भी बैठे। तो आपको लगा था तब कभी कि अवार्ड मिलेगा या कुछ ऐसा? अरे नहीं, क्या बात करते हैं अब, अवार्ड क्या जब आप लड़ाई के मैदान में उतरते हैं तो लड़ाई के मैदान, ये लड़ाई का मैदान ही होता है एक हिसाब से। जब आप उतरते हैं तो ये सारी लड़ाई के मैदान में उतरने के बाद ये कभी तवक्को नहीं करता कोई भी आदमी कि मुझे वहाँ हलबे मांडे मिलेंगे। वहाँ आपको सामना करना है दूसरे के वार का, कब कहाँ से तीर आता है, कहाँ से तलवार आती है, उसका सामना करना है। हलबे मांडे नहीं मिलते लड़ाई में। और ये हलबे मांडे जो हैं, जिस तवक्को करने वाले लोग हैं, वो लड़ाई के मैदान में नहीं उतरते, ये मैं आपको बता दूं। वो किनारे बैठ के देखते हैं, किनारे बैठ के कि कब मौका मिले और कब कहाँ से कोई इधर उधर की बात आती है और मैं उसे झपटूं। तो लड़ाई के मैदान में उतरने वाले लोग जो हैं वो और होते हैं, और तरह के लोग होते हैं, उनकी नेचर भी और होती है, और उनका मिशन भी और होता है। मिशन होता है कि जिस बात के लिए मैं लड़ाई के मैदान में उतरा हूँ वो बात मनवानी है, उसके सामने कोई अवार्ड नहीं होता। आपने बताया, मेरे हिसाब से तो जो ये किताबें लिखना और इनको छापना और इनको लोगों तक पहुंचाना ही खुद में एक अवार्ड है। कि अगर मैं आज बात कर रहा हूं तो वो मुझे लगता है वही एक अवार्ड होता है कि एक जो राइटर की राइटिंग है वो किसी तक पहुंचे। हाल ही में मेरे काफ़ी सारे कवियों के साथ इंटरव्यू, उन्होंने लेकिन एक चीज़ बोली कि आज के समय में एक मुश्किलात बड़ी आ रही है लिखने वालों के लिए, कि लिखने वाले तो हैं लेकिन पढ़ने वाले नहीं। इस पे देखो, ये उनका नहीं है, ये पढ़ने वालों का कसूर नहीं है। हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है। हमने लिखा, लिख के छोड़ दिया, पढ़ने वाला क्यों आएगा हमारी किताब पढ़ने? पहली बात, क्या हमने उसे मोटिवेट किया? क्या हमने उसे ये समझाया कि ये तू पढ़ेगा तो तुझे बहुत फ़ायदा होगा, तुझे पढ़ना चाहिए? हमने क्या, चलो मोटिवेट नहीं किया, किस तरह से हमने क्या उसके साथ हम जुड़े? नहीं जुड़े। हम लेखक लोग जो हैं, मैं माफ़ करना, मैं अपनी बिरादरी के लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लेखक लोगों ने जब ये कहना शुरू कर दिया हम तो भाई लेखक हैं, ये काम हमारा थोड़े ना है, तो उसी समय ये बात पैदा हो गई कि हम अगर लेखक हैं, ये हमारा काम नहीं है, तो काम किसका है भाई? रुचि पैदा करना। सवाल ये है कि क्या एक लेखक समाज का हिस्सा नहीं है? हम अगर समाज का हिस्सा हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। देखिए, हमने शुरू से ये आज की बात नहीं है, जब से अब कम से कम कोई 50 साल के आसपास मुझे भी हो गया इसी फील्ड में, तकरीबन।
तो तब से ये बातें सुनते आ रहे हैं कि पढ़ने वाले नहीं हैं। तो भाई 50 साल में सभी लोगों ने अगर 50 लोग भी पैदा किए होते तो आज कितने होते? छोड़िए 50 भी, 10 लोग ही हमने अपनी जो लेखक लोग हैं इनके अलावा मैं ये समझता कि मुझे मेरे बाकी नहीं, मोहन सिंह को पढ़ने वाले अलग से 10 लोग हैं, शमशेर सिंह को पढ़ने वाले अलग से 10 लोग हैं, पूर्ण को पढ़ने वाले 10 लोग हैं, नरसिंह देव जम्वाल जी को पढ़ने वाले 10 लोग हैं, तो हमारी तादाद सैकड़ों में होती। लेकिन हमने वैसा नहीं किया। हमने लिख दिया और छोड़ दिया, छपवाया और छोड़ दिया, और फिर अपने आप में नुक्कड़ गोष्ठियाँ करके एक दूसरे को कोसते रहे। हमने जो काम होना चाहिए था वो। और दूसरी बात, ये रही राइटर्स की जिम्मेदारी। अब संस्थागत जिम्मेदारी आती है। इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, लेकिन संस्थागत भी जिम्मेदारी है। जो हमारे संगठन हैं जो डोगरी के लिए काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा काम किया कि एक संगठन ने कोई 10, 20, 50 लोग अपने रेगुलर रीडर पैदा किए हों? नहीं किए। उसके बाद जिम्मेदारी आती है जो सरकारें हैं और सरकार के जो इस तरह के डिपार्टमेंट हैं जिनकी जिम्मेदारी है संस्कृति को संभालना, जिनकी जिम्मेदारी है भाषा को संभालना, जिनकी जिम्मेदारी है लिटरेचर को संभालना। क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि उनके जो मैगजीन्स निकलती हैं या दूसरे निकलते हैं, उनकी, हमारी इंडिविजुअल लेखक की किताबों को छोड़ दीजिए, उनकी मैगजीन क्या कोई बिकती हैं? उनकी मैगजीन की कोई रेगुलर रीडरशिप है? नहीं है, कम होती गई। कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सभी ये कहते हैं कि हम तो भाई हम क्या करें, हम क्या करें, तो फिर लोग क्यों करें भाई? लोग आपके साथ क्यों जुड़ें? लोग क्यों दौड़ते फिरें आपके साथ कि नहीं जी मुझे आपकी किताब पढ़नी है? आप बांटते हैं, वो देते हैं, सेल्फ में रख देते हैं। सेल्फ में भी नहीं रखते, हो सकता है रास्ते में ही कहीं छोड़ जाए, कौन ये बोझा उठा के ले जाएगा? छोड़ो, क्या है इसमें, क्या है? हमने वो उनको उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, लोगों के साथ, उस समाज के साथ, उस मिट्टी के साथ जुड़ना पड़ता है। और दूसरी एक और बात है, क्या हमने लोगों की मुश्किलात को देखते हुए, लोगों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या उनके बारे में हमने कलम उठाई? अगर उनके बारे में कलम नहीं उठाई तो कैसे आज की डेट में भी जब कभी बात चलती है तो मधुकर की बात चले तो मधुकर के लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं जनाब उनकी कोल्लू कविता का कमाल है। चुरमुर चुरमुर कोल्लू चलदा बल्द चला एक चाल, ए जरमेदा राई बेचारा के महीने के साल, जजरी जजरी टोरा टुरदा गल ठनका कंगरेल, डंडा खिंचदा बखर फिसदा तांत हुंदा भी तेल। लोगों की बात है। और लोग याद करते हैं। दीनू भाई पंत की बात चलती है, लोग कहते हैं उठ मजूरा जा किसाना तेरा बेला आया ही हो। मतलब इस तरह की बात जब उनकी जो नज़्म है, शहर पहलो पहल गए गल तुगी के सनानी में ते मुंडा दा गया रामी कार कम बथेरा लोग सिर खान मेरा कोतै गा कोतै बा कोतै कणक मक्का रा कोतै कल पुणेगी जा कोतै लकड़ी दुआ। अब भी बात करते हैं। कब की बात है, कब की नज़्म है उनकी? 40 की। अब आज कितना हो गया? और मतलब 80 साल पुरानी नज़्म है कम से कम। आज भी लोग बोलते हैं। क्या आपने लोगों के बीच जाकर लोगों की बात कही? मोहनलाल सपोलिया की नज़में हैं, पड़े दा बीए लगे दा मेट थोंदा नहीं कुतै सट्ठे दा ग्रेट, जां रस्सी ने घुट्टियै बन्नी लाओ पेट, जां जोगी दरवाजे वाला टप्पिया गेट, ताइयां मुकदा गले दा फा हर एक चीज़ा दा बधिया भा। लोगों के साथ जुड़ के बात करते हैं लोग। आप मुझे याद है, लोगों को भी याद है। हम बात करेंगे बिल्कुल नहीं जी, हम तो हमारा ये है, हम तो बड़े ब्रेन वॉश बोलते हैं। आप अक्सर ब्रेन वॉश की बात करते हैं। मैं इंटरेस्टेड होता हूँ कि जब आप ये बात करते हैं, क्योंकि मैं असफल डोडा से हूँ, भद्रवा से हूँ। मैंने देखा कि एक चीज़ भद्रवा में थी कि भलेंसा से लड़के ने किताब लिखी, जसवंत सिंह चाड़क जी राइटर थे, उनसे ग्रामर लेने आया, ग्रामर लेता है और वो बड़े खुशी एक भलेंसा जो कि उनसे भी 90 किलोमीटर दूर है, उसको अपनी बुक्स प्रोवाइड करते हैं, अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं जब देखता था तो यहाँ पे मुझे 4-5 चेहरे ही दिखते थे जो इकट्ठे, बाकी सब अलग, कोई कोना अलग पकड़ा, कोई कोना। और वो आपने बात, वो खूबी आपसे ज़्यादा मुझे लगता था कि सच्ची बात कोई कह नहीं सकता, तभी मैं बोलता था कि बड़ी बार बोलता था, आपको डर नहीं लगता? तो अब मैं चाहूँगा कि क्योंकि समय बहुत कम है, लाइट भी कब होती जा रही है, मैं चाहूँगा कि आप जो रीडर्स हैं और जो लोग आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो भी आपको देख रहा है, आप कोई मैसेज देना चाहें, आप क्या देंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ अपने पूरे डुग्गर समाज को
पूरे डोगरा बिरादरी को कि चाहे कुछ भी हो, एक तो अपने आप पे गर्व करना सीखो। आप जिस धरती ने की गोद में हम पैदा हुए हैं, वो बहुत ही नायाब धरती है। यहाँ हमारे पुरखे जो हैं, जो आज की डेट में भी आप अगर देखते हैं, हमारी सीमाएं जो अगर हिमालयन रीच तक पहुंची हैं, तो हमारे पुरखों ने पहुंचाई हैं। हमारे देश के निर्माण के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, और इसके लिए हमें अपने आप पे फ़ख्र होना चाहिए, अपनी भाषा पे फ़ख्र होना चाहिए। हमारी भाषा डोगरी है, बहुत मीठी ज़ुबान है, बहुत मीठी, हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए। हमारे ललित कलाएं जो हैं, हमारी जो आर्ट हैं, बसोली पेंटिंग्स जो है, दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, किसी भी उस म्यूज़ियम में चले जाएं, आर्ट गैलरी में चले जाएं, बसोली पेंटिंग आपको मिलेगी। हमें अपने आप पे, अपने उन पुरखों पे फ़ख्र होना चाहिए, और हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने इस देश पे कि हम इस देश में पैदा हुए। और दूसरी बात, काम निष्ठा और लगन से करें, निष्ठा और लगन से काम करें। और अपने आप पे हम फ़ख्र तब कर सकते हैं जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, अपने लिटरेचर को जानेंगे। बंगाल में एक झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला भी आपको शरतचंद की बात करेगा, टैगोर की बात करेगा, उसने पढ़ा होगा उसके। और हमारा जो है वो कहेगा कि वो है कौन, किसकी बात करते हो। उन्हें जाने, आप केहरी सिंह मधुकर को जानें, केहरी सिंह मधुकर क्या थे, उनको पढ़ें, उनको पढ़ के जानें। वेदपाल दीप को जानें, पद्मा सचदेव को जानें, उनकी किताबें पढ़ के जानें, दीनूभाई पंत को जानें। जो लिखा जा रहा है उसे पढ़ें, और जो अच्छा नहीं लगता है उसे बिल्कुल नकार दें। और इसी वजह से आपने भी लाइब्रेरी बनाई है। हाँ। मैं चाहूँगा एक लाइब्रेरी की तरफ लाइब्रेरी करूँगा साथ में कि लाइब्रेरी आप देखिए, मैंने हर किस्म की लाइब्रेरी देखी, पर इस किस्म की नहीं देखी कि पुराना मतलब कि तरीका आप बोल सकते हैं, बांस है, बांस के बीच में ये पो बोलते हैं, ये कहाँ से लाया। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप देख सकते हैं डीडो डोगरा, मियाँ डीडो नोड ने, और जो किताबें, और साथ में जो जिसमें इन्होंने लिरिक्स दिए हुए गाने फिल्म में। और ये देखिए साथ में जो आया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन पद्मश्री मोहन सिंह सलाथिया जी, और जिनकी वजह से गुड़ा सलाथिया का, क्योंकि सर बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का कलेक्शन रख पाना। और मैं हाल ही में किसी से बात कर रहा था कि सर मेरे पास लाइब्रेरी हो गई है छोटी सी, मैं ज़्यादा, वो कहते, उन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा सवाल किया, कहते किताबें कितनी पढ़ी है। मैंने कहा तकरीबन पढ़ ली है। तो कहते बाकी, मैंने कहा मैं लॉट ला रहा हूँ। कहते नहीं, लॉट मत करो, एक एक करके लाओ, चाहे थोड़ी थोड़ी पढ़ो। ये बड़ा ज़रूरी था। जी बिल्कुल। देखिए, ये किताबें जो हैं, ये हम मेरे पास, मेरी जितनी पूरी कलेक्शन है वो सारी ही नहीं है। कुछ किताबें अब भी मेरी, क्योंकि जगह पूरी नहीं थी, और मैं बनवा नहीं पाया पूरा सेट वेट, तो कुछ किताबें मेरे दूसरे उस कमरे में भी पड़ी हैं, और कुछ किताबें अभी भी शहर पड़ी हैं मेरे उस मकान में, जो कोई कम से कम कोई 2 रैक का मामला वहाँ भी है। लोग गांव से शहर जाते हैं, अब शहर से गांव आए तो वापस। ये सारी, हाँ वो है। तो ये सारी की सारी किताबें जो हैं, इनमें सिर्फ डोगरी की किताबें ऐसी हैं जो मुझे गिफ्ट मिली हैं। बाकी सारी किताबें मैं दिल्ली, बम्बई, जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ से खरीदी हैं, मैंने खरीदी हैं, और ख़रीद के पढ़ी हैं। जब खरीदी हैं तो पहले पढ़ी हैं, फिर अलमारी में फिट की हैं। जब तक मैं पढ़ नहीं लेता, टेबल पे या बिस्तर पे पड़ी रहती थी किताब। तो जो बुक एग्जीबिशन होती हैं, बुक मेले लगते हैं, उनमें गया हूँ मैं। इसीलिए बाकी अपने लोगों को भी कहता हूँ कि भाई, किताब पढ़ेंगे तो किताब से बेहतर साथी आपका कोई नहीं है, किताब से बेहतर गुरु भी कोई नहीं है, किताब से बेहतर गाइड भी कोई नहीं है। किताब आप पढ़ेंगे, हाँ चॉइस आपकी है, आप किस तरह की किताब पढ़ना चाहें ये आपकी है। लेकिन अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप खलील जिब्रान को पढ़ेंगे तो दूसरी बात होगी। अगर आप प्लेटो की फ़िलासफ़ी को पढ़ेंगे तो वो दूसरी बात होगी। अगर आप और कोई कुछ पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ेंगे, गीता भी एक फ़िलासफ़ी, मतलब चॉइस आपकी है। लेकिन किताब से बेहतर साथी, ऐसा साथी जो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा,
जो कभी आपसे डिमांड नहीं करेगा कि यार कैसा आदमी है तू, इतनी देर से मैं तेरे साथ बैठो, तू अपनी अभी तक तूने चाय नहीं पिलाई, क्यों भाई आज क्या प्रोग्राम है, कोई विस्की विस्की है कि नहीं। किताब आप जिस तरह से उसे इस्तेमाल करेंगे वो रहेगी, आपके हिसाब से चलेगी, आपका भी वो ऐसा साथी है। आप अकेले हैं, मैं यहाँ हूँ, जंगल में हूँ, कोई नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं, मैं किताब में मगन बैठा हूँ। अगर पढ़ने बैठ के तो बाहर क्या हो रहा है किसको खबर है, लेकिन बाहर की खबर भी एक लेखक को रखनी चाहिए, अपनी ज़मीन की, अपने लोगों की खबर रखनी चाहिए। और लोगों को ये चाहिए, मैं जे करबद्ध उनसे विनती करना चाहता हूँ अपने लोगों से, कि लोग अपने जो लोग हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान करें, वो क्या कह रहे हैं उनका मूल्यांकन करें, उनको पढ़ें, और पढ़ें, अगर अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ भी करें, अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल नकार दें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, और ख़रीद के पढ़ें। चाहे उससे तकाजा कर लें कि यार इस किताब की कीमत तूने 500 रखी है, मैं 500 नहीं दे सकता, 200 दूंगा, ठीक है, ओके, लेकिन ख़रीदें, ख़रीद के पढ़ेंगे और उनको भी मज़ा आएगा और लेखक को भी मज़ा आएगा। और फिर जब आप लेखक को ये बात कहेंगे कि यार तेरी किताब मैंने ख़रीदी तो थी, पढ़ी भी, लेकिन इसमें है क्या, तो लेखक भी सुनेगा कि हाँ यार इसने पढ़ के बात कर रहा है, तो वो आपकी बात करेगा, फिर आपकी बात करेगा, फिर वो अपनी बात नहीं करेगा, सोचेगा। इसलिए दोनों तरफ से बात बनती है, तभी। हाँ, मैं तो चाहता हूँ ये कारवां ऐसे ही चलता रहे, आपके साथ बातें करते रहे वक्त, क्योंकि मैं जानता हूँ आपसे लोग भी मिलने आते हैं। अपना इतना कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आप आए, यहाँ आए, मेरे साथ बात की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ, बहुत। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पद्मश्री मोहन सिंह जी, जिन्होंने बात की कि निष्ठा और मेहनत जो आप रख लो, आप जो दुनिया है मुट्ठी में कर सकते। चौथा सिविलियन अवार्ड जो जम्मू कश्मीर के लिए लेके आए, और ये एक अपने में फ़ख्र की गुड़ा सलातिया की मैंने बात की। नुक्कड़ नाटक के भी अगर मैं बोलूं कि फादर ऑफ नुक्कड़ नाटक अगर किसी को कहा जाएगा तो मोहन सिंह जी को ही कहा जाएगा। इतनी सारी चीज़ें कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें, इनकी जो जीवनी के बारे में पढ़ें, और इनकी जो किताबें हैं उनको भी आप जब पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे कि जो इनका लिखने का तरीका और इनको समझ मतलब जो इनकी समझ जब आप समझेंगे आपको पता चलेगा कितनी खूबसूरत राइटिंग है इनकी। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं शुभम कोतवाल, आप देख रहे हैं पहली जनता। जय हिंद।